गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे बच्चों के हम लोग क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपने पिछले टर्न पर क्या क्या पढ़ चुका है, आपने पिछले टर्न पे पढ़ चुका है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको, एक आपको हिट एंड ट्रायल मेथड और एक क्या मैंने बताया था आपको, ABCD मेथड। ये सारी चीज़ें आप अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे थे, क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूवल होना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसी तरह किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। क्या मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही मतलब होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, देखिए बच्चों, इस Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस H2 में से O निकल रहा है, इसका मतलब हुआ है रिडक्शन, ठीक है। इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और इस H2O में H2 क्या हो रहा है, इस H2O में से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब रिडक्शन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है। चलिए, तो क्या होगा बच्चों, तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी। और मैंने बताया था जिस भी रिएक्शन में, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब उस रिएक्शन में रिडक्शन होगा ही होगा। मतलब जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उस रिएक्शन में रिडक्शन होना ही होना है। मतलब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। फिर मैंने बच्चों एक चीज़ बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला था कि क्या हो कि जो अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे H2O ने क्या किया था, अपना O निकाल कर Cu को दे दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, H2O ने अपना O निकाल के Cu को दे दिया है। मतलब यहाँ पर H2O क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को ऑक्सीजन दे दे वो कहलाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से जो क्या करे और दूसरा क्या करे, जो दूसरे से ऑक्सीजन ले ले उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने H2O से ऑक्सीजन ले लिया है, तो मतलब ये क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट। फिर समझ लीजिए, जो अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे, अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे, अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे का ऑक्सीजन खुद ले ले वो कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो कल मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है काफ़ी हद तक सारी कहानियां मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने शायद आपको रेड्यूसिंग एजेंट की कहानी मैंने नहीं बताई थी, तो आज मैं आपको रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखवा देता हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लिखेंगे क्या,
reducing agent। देखिए बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, देखिए बच्चों वो सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है, वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। The substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent। वो सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। इसी चीज को ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे से ऑक्सीजन निकाल लेता है, जैसे अभी हो रहा था, या ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे में से ऑक्सीजन को खींच के निकाल ले, उसको भी क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट की दो कहानी है, या तो जो हाइड्रोजन दे दे या तो जो ऑक्सीजन निकाल ले। तो क्या हुआ, देखिए बच्चों, CuO प्लस H2O क्या बनाता है, Cu प्लस H2O। यहां पर हाइड्रोजन ने क्या किया है, कॉपर से ऑक्सीजन को निकाल दिया है, ठीक है। इसके उल्टी वाली कहानी दूसरी थी, चलिए वही वाली कहानी कहते हैं। देखिए जो दूसरा था वो ले लेते हैं, क्या दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, इससे O को निकाल लिया, मतलब द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, H2O से ऑक्सीजन निकाल ले रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब मैं पूछूं यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब जिसमें O जुड़ गया हो। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉपर में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो बच्चों जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। जो रट, मैं समझ तो आपको आ ही गया है, अब इसको रट भी लीजिए। जो एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, जो एलिमेंट या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। और जो एलिमेंट या कंपाउंड रेड्यूस होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, मतलब ये क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है। तो जो एलिमेंट या कंपाउंड रेड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस बात को लिख लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूं। इसको लिखिए, the substance which get oxidized is reducing agent and the substance which get reduced is the oxidizing agent, ठीक है बच्चों। इस चीज को देखिए और फिर समझिए।
देखिए बच्चों, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, अब देखिए बच्चों, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन क्या कर रहा है? H2O से खींच ले रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? H2O से ऑक्सीजन को खींच ले रहा है अपनी तरफ। तो मतलब कॉपर क्या है? H2O में से ऑक्सीजन खींच रहा है। तो चूंकि ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है उसको बोलते हैं क्या? रेड्यूसिंग एजेंट। पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर ऐसे नोट कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है। और रेड्यूस हो रहा है मतलब अपने से ऑक्सीजन दे रहा है। तो जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है उसको बोलते हैं क्या? रेड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, अब अगला हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्या पढ़ना है हमें? ये 6th होगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। क्या है बच्चों? रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बच्चों, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक किससे बना है? एक्सर्ट से, मतलब जहां पर एक्सर्शन होता है। तो बच्चों मतलब क्या हुआ है इसका समझेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्सर्ट होना, मतलब बाहर निकलना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर हीट निकलती है या जहां पे भी एनर्जी निकलती है, एनर्जी मतलब इन फॉर्म ऑफ हीट, तो जहां पे भी हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब? फिर सुनिए, नाम से याद करिए। एक्सो मतलब एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब बाहर आना। मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर हीट या एनर्जी निकलती है, मतलब रिलीज होती है, निकलती है, उसको क्या कहलाता है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे आप रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। देखिए बच्चों, सांस लेते हैं तो क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो जैसे आपको पता है कि आपको शरीर की में ऊर्जा के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। क्या चाहिए होता है बच्चों? ग्लूकोज। देखिए ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ऑक्सीजन। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन खींचते हैं अपने साथ में, तो क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज के साथ मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। मतलब जब आप सांस खींच रहे हैं तो ये क्या होता है? ग्लूकोज के साथ मिक्सअप हो जाता है। और ग्लूकोज के साथ मिक्सअप होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मतलब और यही एनर्जी क्या होती है?
आपको ऊर्जा देती है काम करने के लिए। क्लियर हुआ? देखिए क्या होगा जब आप सांस खींचते हैं, तो सांस खींच रहे हैं तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रहा है, वो ऑक्सीजन क्या होता है आपके लंग्स में जाकर और आपके लंग्स से कहाँ जाता है? ब्लड में, और ब्लड में जाकर क्या करता है? ये ग्लूकोज के साथ मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। और यही एनर्जी क्या होती है? आपको ऊर्जा देती है काम करने के लिए। नहीं होता जब खाना नहीं खा, अब देखिए जब आप खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब खाना नहीं खाएंगे मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो इस ऑक्सीजन को सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा मिक्सअप होने के लिए, और एनर्जी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। इस वजह से जब आप भूखे रहते हैं या खाना लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो आपको कमजोरी आने लगती है। क्लियर हुआ? तो नोट कर लीजिए इसको। चाहिए तो बच्चों एक और आप नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, शायद आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें लिखवा दे रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो बाहर चूना मिलता है आपको, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी। इस बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं आपसे। क्या करिए, आप कटोरे में पानी या गिलास में पानी लीजिए और उसमें चूना डाल दीजिए, और जब आप बाहर से उस बाउल को या उस गिलास को टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विथ वाटर, when quick lime is mixed with water, when quick lime is mixed with water क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब जब आप चूने को यानी कि CEO को जब आप पानी में मिलाएंगे तो क्या, और उसको बाहर से उस कंटेनर को टच करेंगे तो आपको हल्का सा गर्म महसूस होगा। मतलब जब चूने को पानी मिलाया जाता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और वही जो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से कंटेनर क्या होता है? बाहर से गर्म लगता है। ये बात क्लियर है? चलिए, तो एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे एनर्जी एक्सर्ट होती हो मतलब जहाँ से जब जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती हो उसको बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन और रिएक्शन पे एक बार दोबारा आएंगे, लेकिन मैं एक बार सोच रहा हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ सिलेबस, ये एक चैप्टर आपका, फिर एक बार मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में एक बार और फिर समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या है बच्चों अगला? एंडोथर्मिक। ये नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है बच्चों कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। देखिए बच्चों, एंडोथर्मिक का मतलब हुआ एंडो मतलब इन, मतलब अंदर आ रहा हो, ये ऐसे याद करिए। एक्सोथर्मिक कैसे याद किया था आपने एक्सोथर्मिक याद किया था, मतलब एक्सो का मतलब एक्सर्ट, जहां पे एनर्जी एक्सर्ट बाहर की तरफ आ रही हो। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब एनर्जी क्या होगी? एक्सर्ट होगी, मतलब बाहर की तरफ जाएगी, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होगा कि वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी या हीट क्या हो रही है? एक्सर्ट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे क्या बच्चों? एक्सोथर्मिक। जैसे रेस्पिरेशन हो गया या चूने को पानी डालना हो गया। एंडोथर्मिक किससे बना है बच्चों? इन से, मतलब अंदर आ रही हो। जब किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी या हीट रिक्वायर होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक।
क्या? जब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या लिखा है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट energy is absorbed is called endothermic reaction. A chemical reaction in which heat energy is absorbed is called endothermic reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट एनर्जी लगती है। क्या? वो रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट लगानी पड़ती है। अब देखिए बच्चों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें आप, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या कहते हैं कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट एक आपको लैब में मिल जाएगा, जब आप स्कूल खुलेगा तो मैं आपको एक करके दिखा भी दूंगा आपको। तो जानते हैं बच्चों, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट को उसे कंपोनेंट में तोड़ना है, उससे कंपोनेंट का मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को आपको उसे कंपोनेंट में तोड़ना है, जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा बच्चों, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बीकर में क्या करिए, कैल्शियम कार्बोनेट को बीकर में रख दीजिए, बीकर में और नीचे से उसको गर्म करना स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड, वही अभी जो क्विकलाइन पढ़े हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या? जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप किसी वेसल में रखते हैं और वेसल को नीचे से हीट करते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। तो देखिए बच्चों, पिछले रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जब रिएक्शन हो रहा था तो हीट या एनर्जी रिलीज हो रही थी। क्या हो रहा था? पिछले आपने रिएक्शन पढ़ा एक्सोथर्मिक में कि जब रिएक्शन हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी हीट के फॉर्म में। और इसमें क्या देखा आपने कि इस यहाँ पे आपको अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में तोड़ने के लिए आपको वहाँ पे हीट देनी पड़ती है। तो देखिए बच्चों, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले, एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकले, उसको बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। और जहाँ पर रिएक्शन होने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो, हीट लगे, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। ये बात क्लियर? चलिए अब चलेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे डेली लाइफ में। ऑक्सीडेशन बहुत जगह होती है, अगर आप ध्यान देते होंगे तो। होता क्या है बच्चों, क्यों और इसका रीज़न क्या है? तो देखिए बच्चों, जैसे पूछेंगे आप रिडक्शन का क्या रोल नहीं है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में लगभग कितना है? 21% है, ठीक है। और पूरे अर्थ क्रस्ट में, अगर हम पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो पूरे अर्थ क्रस्ट में, हाँ, पूरे अर्थ क्रस्ट, यहाँ आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट जो है, अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। देखिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलता है 21% और अर्थ क्रस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट और अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है? 21%। और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो मिलने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि बच्चों, हमारे अर्थ क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, पहली चीज़।
और दूसरी चीज़ ये बच्चों कि जो ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा सा रिएक्टिव भी होता है, मतलब ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने वाला एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे दो बातें हुई। पहली बात तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर और अर्थ में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ऑक्सीजन थोड़ा सा रिएक्टिव होता है ज़्यादा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब द एलिमेंट विच कीप्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। वो सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर से, वो सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और दूसरी बात बच्चों, और पहली बात तो मोस्ट मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और दूसरी बात यह है बच्चों कि वो प्रचुर मात्रा में है हमारे एटमॉस्फेयर में भी और हमारे अर्थ क्रस्ट में भी। इसी वजह से हमें ऑक्सीडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? पहली बात, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, मतलब रिएक्टिव है। और दूसरी चीज़, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत अधिक है। ये दो मेन रीज़न है कि क्यों हमको अपने डेली लाइफ में इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो हमारे लाइफ में बच्चों ऑक्सीजन की बहुत सारी एक्टिविटी डेली लाइफ में आए दिन होती हैं, बस ध्यान देने वाली बात है। जो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका इफेक्ट है वो है कोरोजन। आज केवल मैं बता दे रहा हूँ, कल लिखवाऊंगा आपको। जो पहला जो मोस्ट इसका जो इफेक्ट ऑक्सीडेशन का है वो है कोरोजन। अब कई बार बच्चों क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कोरोजन में और रस्टिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए बच्चों, कोरोजन और रस्टिंग एक चीज़ नहीं है। कोरोजन एक यूनिवर्सल टर्म है और रस्टिंग एक स्पेसिफिक टर्म है। कोरोजन का मतलब होता है बच्चों कि जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से मेटल खराब होने लगे। क्या? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद मेटल डिग्रेड होने लगे। दोबारा, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद जो मेटल है वो खराब होने लगे या डिग्रेड होने लगे। क्या होगा बच्चों कि जब आप किसी मेटल को बाहर रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर आप घरों में देखे होंगे कि अगर आप किसी तांबे के बर्तन को अगर आप बहुत दिन तक बाहर ऐसे ही छोड़ दें तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। क्या? जब आप तांबे को बहुत दिन तक बाहर ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, जैसे तांबे का कोई बर्तन है उसको बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। उस पर क्या होती है? हरे रंग की परत जम जाती है। जब कॉपर को आप बहुत समय तक बाहर छोड़ देंगे तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम को उसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं बच्चों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्या होगा बच्चों, वैसे अगर आप एल्युमिनियम को अगर बाहर छोड़ दीजिए किसी कंटेनर को, या घरों में अगर आपके एल्युमिनियम का बर्तन होगा तो आप देखते होंगे बच्चों कुछ समय बाद उसमें काले काले रंग का एक लेयर जम जाता है। किस रंग का? ब्लैक रंग का। वही काम सिल्वर में भी होता है। सिल्वर में भी लेकिन हालांकि हाँ चलिए सिल्वर नहीं लेते क्योंकि ये H2S से करता है। चलिए ठीक है, हम एल्युमिनियम की केवल बात करते हैं क्योंकि हम चूँकि ऑक्सीजन की ही बात करनी है हमें। देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर आप एल्युमिनियम को बाहर रख दीजिए तो आप पाएंगे कि एल्युमिनियम कुछ समय बाद अगर बाहर ऐसे रखा हुआ है तो एल्युमिनियम के ऊपर एक ब्लैक रंग की परत जम जाती है, एक ब्लैक रंग का लेयर जम जाता है। इसी को और तो ये क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप एल्युमिनियम को बहुत देर तक बाहर छोड़ देंगे, इसी तरह जब आप Fe को, आयरन को अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के से रिएक्शन की वजह से किसी मेटल का डिग्रेड होना या खराब होना क्या कहलाता है? कोरोजन। क्या कहलाता है? कोरोजन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक घर पे पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ